नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम हिस्ट्री की सीरीज़ का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे देता हूं कि आपकी में से कई लोगों की क्वेरी आई थी कि सर जो अपना वीडियो है पार्ट 2 है बहुत लेंथी हो गया, शॉर्ट में बनाइए, ज़्यादा देखने में टाइम लगता है या इतना हम बने नहीं रह पाते वीडियो के साथ। तो मैं उनको बता दूं, हमने आपकी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए जो पार्ट 2 है उसका एक कॉपी बनेगी एक तरह से, जो ग्राफिक के ज़रिए शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको दिखाई जाएगी। मतलब कि शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट किया जाएगा। जो उसमें 42 मिनट का था उसको लगभग 10-15 मिनट में ख़त्म करने की सोची जाएगी, जो भी शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको ग्राफिक दिखेगी पीछे बोर्ड पर। आप उनमें से नोट कर लीजिएगा। मैं जल्दी आपको जो पिछला हमने अब तक 2 क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये एक तरह से शॉर्ट वीडियो है उन दोनों क्लासों का, ठीक है, जिससे आपकी क्वेरी थी जो सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऐसे बताते रहिए, हम सॉल्व करेंगे, इसी के लिए हम इधर बैठे हैं। तो पिछले 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है इसके बारे में, और हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, पार्ट 2 में। हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है तो इसमें हमने स्ट्रक्चरल वाइज पढ़ा था। पहले पढ़े थे इतिहास को जानने के स्रोत, या फिर इतिहास हम तक पहुँचे कैसे, हमको पता कैसे चले कि ये पहले हुआ था, घटित हुआ था, कैसे पता चलेगा। तो इसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। इसके सोर्सेज मैंने 2 बताए थे इतिहास को जानने के स्रोत, कि कैसे हम इतिहास को जानेंगे। पहला स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में मैंने बताया था कि जो उत्खनन में या खुदाई में प्राप्त निकली चीज़ें हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती है, जिसके अंदर अपने अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है और ताम्रपत्र आते हैं। क्योंकि मतलब इन्हीं को क्यों लिया हमने? कुछ खुदाई में और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है, उनको मेनली क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनसे उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। किससे? अभिलेखों से। जैसे अशोक के अभिलेख मिले, उनसे उसके सामाजिक जीवन का पता चलता है। दूसरा है मुद्रा से पता चलेगा ऑफिशियली मुद्रा किस धातु की थी, मुद्रा में कौन कौन से देवताओं का अंकन था, कितने ग्राम की थी, उससे पता चल जाता है उस काल की आर्थिक स्थिति का। तीसरा है ताम्रपत्र। अगला स्रोत है, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में मैंने बताया था, साहित्यिक स्रोत का डिवाइडेशन वैसे तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन मैंने आपको मेनली 3 तरीके से कराया था। एक तो संस्कृत साहित्य, दूसरा बताया हिंदी साहित्य, तीसरा बताया फारसी साहित्य। वैसे तो इसका डिवाइडेशन करें तो ये बहुत लंबा डिवाइडेशन है कि भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में जो भारतीयों के द्वारा लिखे गए, जिसमें भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर वर्गीकरण है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण है, और विदेशियों में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है, विदेशी यात्रियों द्वारा जो घटनाएं दी गई उनका वर्णन है। किसमें? साहित्यिक स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत मैंने केवल 3 तरह का बताया, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और फारसी साहित्य। क्लियर हो गया? इतिहास को जानने के स्रोत अपने क्लियर हो गए। और मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे कि अभिलेखों का अध्ययन किस में होता है। अभिलेखों का अध्ययन होता है एपिग्राफी में। किस में होता है? एपिग्राफी में होता है अपने अभिलेखों का अध्ययन। एक बार आप बोर्ड को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड में हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इनको पढ़ लिया था, स्रोत पढ़ लिए थे। स्रोत के बाद हमने किया था इतिहास का वर्गीकरण। मेन वर्गीकरण था जो, जिससे इतिहास के वर्गीकरण अगर आपके दिमाग में फिट है, 0 जब से मानव पैदा हुआ तब से लेके एंड तक का, मैंने मानव पैदा हुआ तब से लेकर एंड तक का, कब तक का? वर्तमान काल तक का पूरा वर्गीकरण दे रखा है, 0 से लेके वर्तमान तक। उस वर्गीकरण को आप एक बार याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, याद मतलब स्ट्रक्चर माइंड में सेट होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर सेट है तो आपको हिस्ट्री इजीली याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमको याद करना है, समझना है, ना कि उसको रटना है। मैंने 3 तरह से बताया था हिस्ट्री का वर्गीकरण या इतिहास का क्लास वर्गीकरण था। जो पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आधैतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या था? इसको मैंने बताया था आपको 4 लाख से 3000 ईसा पूर्व,
4 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल का मैंने बताया था आपको टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड मैंने बताया था आपको कितना, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक। ये थे 3 इतिहास के 3 पार्ट थे मेनली। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, या प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटोहिस्टोरिक एरा एंड हिस्टोरिक एरा। इसमें क्या बात थी, इसमें थी कि जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले, प्री हिस्टोरिक में प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, केवल चित्र मिले हैं। उन्हीं से हमने पता लगाया है कि कोई मानव जैसी या आदि मानव था जिसने ये चित्र उकेरे हैं, इनका अंकन किया है। भीमबेटका वगैरह इनकी गुफाओं में ये चित्र मिले हैं, मंदसौर एमपी वगैरह में। दूसरा अपना आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता ये थी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं थे, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं लिखे हुए, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सकता है। जैसा आप देख सकते हो ये लिपि मिली है, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये लिपि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे राउंड फिगर में लिखी गई है। कौन सी लिपि, जो इधर मिली है आदि ऐतिहासिक काल में। तीसरा अपना है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको पढ़ा भी जा चुका है, जो कि 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो सब पढ़ा जा चुका है। तब से लिखित इतिहास अब से यहाँ से मिलता है, जिसको समझा भी जा चुका है, पढ़ा जा चुका है। ये तो था अपना इतिहास का ब्रीफली ओवरव्यू, वर्गीकरण। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसको कितना बांटा हुआ है, आगे इसको कितना बांटा हुआ है और इसको कितना बांटा हुआ है। अब हम इसको पढ़ेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल पर। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है मेनली, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या था भाई, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था 4 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या क्या घटना हुई पूरा पाषाण काल में, मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको दिखता रहेगा बोर्ड पे क्या क्या आ रहा है। पूरा पाषाण काल में क्या क्या घटना हुई। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मानव था जो गुफाओं में रहता था, शिकारी था, दैत्याकार मानव था। और मानव ने इस समय किसका आविष्कार किया होगा, मानव ने आविष्कार किया था आग का। मानव को आग का पता कब चला, प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में। और क्या, इस समय जो मानव कुछ तो करता होगा, शिकार करने के लिए हथियार काम लेता होगा, तो हथियार मोटे और नुकीले हथियार नहीं थे, मोटे थे और मोटे थे। उनमें मतलब कि क्लियरिटी नहीं आई थी हथियारों में, तो मोटे हथियार यूज लेता था। कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिले हैं भीमबेटका से, लूणी नदी राजस्थान से अपने, और सोन घाटी कहाँ है, ये पाकिस्तान। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, किसका, प्रागैतिहासिक काल का नेक्स्ट मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, इसका टाइम पीरियड था भैया 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या क्या हुआ होगा, क्या जो भोटे हथियार या मोटे हथियार काम ले रहा था, अपरिष्कृत हथियार था, उनमें क्लियरिटी आई होगी, सीधी सी बात है। जो कि गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति था, जो आदि मानव था, अब कहाँ रहने लग गया होगा, स्थायी निवास बना के रहने लग गया होगा। खाने के लिए केवल शिकार पर ही डिपेंड थोड़ी रहेगा, तो उसने अब कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। जिन पशुओं को वो पहले शिकार करता था, अब उनको क्या करने लग गया, पालने भी लग गया। तो हमारा मानव क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, ये तो हो गई अपनी इसकी बात। अब इससे जुड़े कुछ जीके के क्वेश्चन, जो अगर आप देख रहे हो तो वो जीके क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं, केवल ओवरव्यू से क्या मतलब है। तो सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य कहाँ मिले होंगे, सबसे पहले खेती कहाँ की होगी। खेती में भी जो अब घर बना के रहने लग गया, तो मिट्टी के बर्तन भी काम लेता होगा, बर्तन भी काम लेता होगा, बर्तन काम लेता होगा, तो मिट्टी के बर्तन काम लिए। तो सबसे पहले मिट्टी के या पुराने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य कहाँ मिले। और चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले, उनके बारे में आपको बताता हूँ। मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चौपानी मंडो, इलाहाबाद, कहाँ पड़ता है ये, यूपी में पड़ता है। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़,
मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और कहाँ मिले? और अपने राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर में। बागौर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा में। यहाँ पे मिले हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य, तो चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यूपी के बेलन घाटी के कोल्ही डबा से। यहाँ से मिले हैं चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य। 2 वर्गीकरण कर दिए हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ होगा सर? नवपाषाण काल में उसने किस किस चीज़ का खोज किया होगा, कैसे रहने लग गया होगा? तो नवपाषाण काल में जो अपना मानव था, शुरू में गुफाओं में रहता था, फिर घर बना के रहने लग गया। अब वो मानव है जो कहाँ गया? बस्ती बना के रहने लग गया। तो थोड़ा बुद्धिजीवी हो गया। कैसे? हमने देखा कि वो जानवर की तरह व्यवहार करता था, शिकारी था, अब धीरे धीरे बुद्धिजीवी हो गया। कृषि का विकास हुआ, कृषि के साथ पशुपालन करने लगा। वो तो पहले करने लग गया, लेकिन विकास हो गया। एक साथ 2-2 फसलें, मतलब एक ईयर में 2-2 फसलें करने लग गया वो अपना मानव था। जो पहिए की खोज की, पहिए की खोज बड़ा आविष्कार था अपना। पहिए की खोज की किसमें की उसने? पहिए की खोज, पहिए की खोज की नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? 3000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हुआ अपना। अब हम बात करेंगे आदैतिहासिक काल की। किसकी? आदैतिहासिक काल की। आदैतिहासिक काल में देखिए, प्रागैतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले, आदैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, समझ में नहीं आया यार क्या लिख रखा है, क्योंकि वो लिपि ऐसी थी। अभी तक उस पर रिसर्च चल रही है कि क्या लिख रखा था। क्यों? क्योंकि वो लिपि भाव चित्रात्मक थी, भावों के द्वारा उसमें प्रकट किया गया है, सिंबल से दे रखे हैं, जैसा कि इस लिपि में आपको दिख रहा होगा। इसको समझा नहीं जा सका अभी तक, जो पुरातत्ववेत्ता है, इतिहासकार हैं, उनके द्वारा। इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे आगे? हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं से अपना इतिहास स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलेंगे आदैतिहासिक काल से। इसका टाइम पीरियड 3000 से 600 ईसा पूर्व था। इसके बीच जो भी घटना हुई उसका लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अब नेक्स्ट आता है अपना ऐतिहासिक काल। सर सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट ईयर में नहीं, पढ़ने की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की घटनाएं बहुत सारी है। ऐतिहासिक काल को हम नेक्स्ट बोर्ड पे ही पढ़ते हैं, उसको उधर रहने दो, अब पूरा नया बोर्ड लेंगे ऐतिहासिक काल में। ये ऐतिहासिक काल है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ये थे 3 पार्ट। अब कब से कब तक? 600 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व से 1206 तक प्राचीन भारत या प्राचीन काल। 1206 से 1757 तक अपना आ गया मध्यकाल, मिडाइवल इंडिया। 1757 से वर्तमान काल तक, 1757 से वर्तमान काल तक आ गया अपना मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। प्राचीन काल में घटनाएं, उनके बारे में बहुत सारी है, सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे इनको। केवल ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। किसका? एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन काल का। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। ईसा पूर्व ईस्वी के बारे में मैं आपको पिछली जो पार्ट 2 था उसमें बता चुका हूँ। यही तो महत्व है कि बड़ी क्लास में हम इजीली, आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट क्लास है, इसमें ईस्वी ईसा पूर्व का मैटर नहीं समझा सकते। तो 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक का प्राचीन भारत का है टाइम पीरियड। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता के बाद अनीश्वरवादी धर्म आए। कौन कौन से? जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म अब ये आया था इस टाइम के बाद। इसके बाद महाजनपद आए। महाजनपदों के बाद मगध महाजनपद का उदय हुआ। मगध महाजनपद के बाद उसमें आया कौन? मौर्यों का शासन हुआ। मगध महाजनपद में पहले तो बहुत सारे वंश आए, उनके बाद मौर्यों के बाद गुप्तों के बाद हर्षवर्धन। ठीक है, उत्तर मौर्य काल भी आता है, उत्तर गुप्त काल भी आता है। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ। वर्धनों के बाद अपने दक्षिण भारत में छोटे मोटे राजवंश आए। उनके बाद क्या आया?
दक्षिण भारत में छोटे मोटे राजवंश आए। उनके बाद उत्तर भारत में भी अपने राजस्थान के कुछ राजवंश थे, चौहान थे, गोहिल सिसोदिया थे, इन वंशों ने शासन किया था और इस टाइम पीरियड को बोला गया था राजपूत काल। अब चलता है राजपूत काल, जो कब तक रहा, 1191 तक रहा। 1191 के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद अपना स्टार्ट हुआ 1206 में मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत के भी आगे दो पार्ट कर दिए गए, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का पार्ट था अपना, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आए, जिसमें गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश था, लोधी वंश, तुगलक वंश था, लोधी वंश था, ऐसे बहुत सारे वंश हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद अपना मुगल काल आ जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये आए मुगल वंश में। फिर मुगलों के बाद शिवाजी का उदय हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए भारत में। अंग्रेजों के बाद 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई तो बहुत सारे आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। आज़ादी के आंदोलनों के बाद भारत आज़ाद हुआ और यही था हमारा इतिहास। उसके बाद हम करंट पढ़ते ही हैं। करंट में समसामयिकी आती है, वर्तमान में जो घटनाएं चल रही होती है। तो ये था हमारा शुरू से जो मानव था उससे लेके अब तक का पूरा डिटेल्ड वर्गीकरण। केवल ओवरव्यू था। जो पिछली क्लास थी उसमें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझाया गया था, इसमें केवल ग्राफिक के जरिए आपको दर्शाया गया है। धन्यवाद। देखिए, आपके अनुसार ही वीडियो बनाई गई है, शॉर्ट में बनाई गई है। शॉर्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सॉफ्टवेयर परचेज किया है, जिससे ग्राफिक के द्वारा अच्छे से समझाया जा सके। क्योंकि बोर्ड पे मार्कर द्वारा समझाना तो इम्पॉसिबल है इतने टाइम में इतने मैटर को, इसीलिए ग्राफिक के द्वारा आपको समझाया गया है शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट में मैटर उतना ही आए। आई होप कि आपको समझ आया होगा वीडियो, आपको जो क्लास थी वो समझ आई होगी पूरी, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसको शॉर्ट बनाया गया है। नहीं तो पूरा लॉन्ग वीडियो आता, पार्ट 3 आता, लेकिन आज पार्ट 3 ना आकर उसी पार्ट 2 का सीक्वल बनाया गया है शॉर्ट में। इसको देखने में इजी रहेगा। आपको बीच बीच में अगर आप पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको बाद में लिख लेना, ठीक है। और अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो नॉलेज आपको अच्छे से दी गई है। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। अब तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बना दिया गया है। अब तो इसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। समझ आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कमी रह गई उसको हम आगे